हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। आज हम 10+2 क्लास का 3rd यूनिट का और यूं कहिए कि पूरे ही सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण, अगर एक आर्टिकल को हमें छांटना हो तो वो आर्टिकल है आज जो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आप सही समझ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, आईआईटी या नीट एग्जाम, कोई भी हो, इस साइक्लोट्रॉन के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है। तो आज हम करने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन होता क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका प्रिंसिपल, वर्किंग, इसकी थ्योरी और इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप पेशेंस रखिए और पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। और एक महत्वपूर्ण आर्टिकल जो 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम्स में और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी न किसी फॉर्म में जरूर पूछा जाता है। आप तैयार हो जाइए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरीके से, और हम शुरू करने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन। ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने वाला एक डिवाइस है, यानी कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए हम इसे कहते हैं चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। बुलेट की वो गन जो है इंक्रीज कर देती है उसकी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आप गन को बुलेट एक्सेलरेटर कह सकते हैं। ठीक वैसे ही हम साइक्लोट्रॉन को चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? इट इज द डिवाइस which is used to increase the velocity and hence kinetic energy of the charged particle. That is, it is charged particle. बेटे ये 2 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। इट इज बेस्ड ऑन नंबर। जैसे एक पॉइंट तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है, इट स्टार्ट्स टू रिवॉल्व इन दी सर्कुलर पाथ। ये पहला ही पॉइंट है जिस पर साइक्लोट्रॉन बेस्ड है। यानी कि पहला ही पॉइंट हमारे पास यही हो गया कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, it starts to move in circular path, यानी motion of charged particle in magnetic field। एक तो ये इसी पर आधारित है, motion of charged particle in magnetic field। ये देखिए, और अगर इसको पूरा देखना हो, पूरा पढ़ना हो, सीखना हो इसके बारे में, तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो देखिए, मान लो ये चार्ज पार्टिकल कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इसके सामने नेगेटिव पोलरिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, तो क्या होगा? तो ये चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। यही नहीं, अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो और इसके सामने पॉजिटिव पोलरिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो क्या होगा? ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब ये अट्रैक्ट होगा तो अपनी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। यानी कि दूसरा पॉइंट साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल का यही है कि वह चार्ज पार्टिकल कम अक्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अपोजिट पोलरिटी, it attracts towards that, gain velocity and hence kinetic energy। इन्हीं 2 पॉइंट्स पर हमारा साइक्लोट्रॉन बेस्ड है। चलिए, ये तो हुआ साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल। अगर कोई सिंपल प्रिंसिपल पूछता है तो ये दोनों पॉइंट्स आप वहां डिस्कस कर देंगे नंबर के हिसाब से। अब हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन।
ऑफ द साइक्लोट्रॉन। ये देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें होता क्या क्या है वो चीज देख लीजिए। ये समझ लीजिए कि एक कोई मेटल का बहुत बड़ा होलो स्फीयर है, अगर हम उसको बीच से काट दें और उनके दोनों हिस्सों को आप देखोगे तो वो कैसे नजर आएंगे, वो डी की शेप लेते हैं, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ, ये लगभग देखिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, होलोस्फीयर। ये तो डी के आकार में, उनको जो हमने बीच से डायगोनली कट कर दी बड़े होल, तो इस टाइप की दो डीज बन जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, पहला ही पॉइंट हम यहां लिखते चले जाएंगे, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 टू मेटल डीज, इस डी को नाम हम D1 कह देते हैं, इसको मैं D2 कह देता हूं। टू मेटल डीज ऑफ लार्ज साइज विच आर होलो एंड प्लेस्ड एट सर्टेन गैप। तो ये पहला ही पॉइंट हमने लिख लिया, टू मेटल डीज D1 एंड D2 विच आर प्लेस्ड एट सर्टेन गैप, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक और बात, ये जो गैप है, इस गैप के अंदर अंदर हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया हुआ है, जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। ये देखिए, आप ये देखिए, ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। यानी कि जो दूसरी चीज हमने लगाई है, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, ये इस गैप के अंदर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर, सिर्फ गैप के अंदर, और फील्ड भी अल्टरनेटिंग ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो दूसरा पॉइंट हम यही लिख रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड is applied magnetic field. Magnetic field is applied within these only in perpendicular direction. जैसे वो डी के अंदर अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया। और पॉइंट देखिए यहां पर क्या है कि वो चार्ज पार्टिकल जिसकी हमें स्पीड को इंक्रीज करना है, उसे इस गैप के सेंटर में रख देते हैं। एस इज द सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ डीज। डीज का जो सेंटर है गैप के बीच में, वहां हमने रख दिया। और देखिए बेटे, एक पॉइंट और देखिए यहां पर, एक यहां डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगी हुई है, दिस इज द डिफ्लेक्टिंग प्लेट। इसको हम क्या कह रहे हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट। और इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो इस चार्ज से अपोजिट होता है। जैसे सपोज कीजिए इससे हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव है, तो इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर नेगेटिव पोलैरिटी होती है, नेगेटिव चार्ज होता है। और यहां पर वो टारगेट जो होता है वो रखा होता है, यहां इस ट्यूब के द्वारा यहां पर वो टारगेट, दिस इज टारगेट। बेटे कोई ना कोई काम किया जाता है ना, कि जैसे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है और उस न्यूक्लियाई को हमें बम्बार्डमेंट करनी है हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल से, तो चार्ज पार्टिकल की गति को किससे बढ़ाएंगे, साइक्लोट्रॉन से बढ़ाएंगे, और फिर वो टारगेट न्यूक्लियाई पर जा टकराएगा और फिर न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी। तो कैसे करेंगे फिर वो हम देख रहे थे। तो बेटे कंस्ट्रक्शन की जब हम बात कर रहे थे तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में लिख देना। क्या लिखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ द टू मेटल डीज ऑफ लार्ज साइज विच आर होलो एंड प्लेस्ड एट सर्टेन गैप।
Number 2, the electric field is applied within gap only with the help of high frequency oscillator, जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी कहते हैं. The magnetic field is applied within these only, which is not shown in this figure. Deflecting plate having charge or polarity opposite than the charge on the particle and the target nuclei. This is the construction of the cyclotron. अब हम बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग कि ये काम कैसे करता है. ये देखिए वर्किंग. बेटे सबसे पहले सुन लीजिए कि हम लोग करेंगे क्या है. सबसे पहले स्विच ऑन कर दीजिए. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम हो गए. उसके बाद उस चार्ज पार्टिकल को जिसकी हमें वेलोसिटी बढ़ानी है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है, उसको यहां पर रख दीजिए या पैदा कर दीजिए. और ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, मान लो पॉजिटिव. अब ये जो हमारा ऑसिलेटर है, इस डी को क्योंकि अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो इस डी को मानो इन्होंने नेगेटिव कर दिया है. इस डी को इन्होंने क्या कर दिया है, नेगेटिव हो गया है. तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा बेटे, ये चार्ज पार्टिकल क्योंकि इधर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. और जैसे ही अट्रैक्ट हुआ तो इस डी के अंदर एंटर कर जाएगा. और इस डी में पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. ऐसे इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को इस तरह से एडजस्ट कर रखा है कि जितनी देर में अपना ये आधा सर्कल पूरा करता है, सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा, उतनी देर में इसकी पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी. यानी कि जो डी नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी. अब ये देखिए यहां चार्ज पार्टिकल है और इसके सामने ये जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव. चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव. तो ये फिर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. और क्योंकि आप इस बार तेज स्पीड से एंटर करेगा तो बड़े सर्कल में मूव करेगा लाइन. और जितनी देर में इसने अपना आधा सर्कल फिर कंप्लीट किया, इसकी पोलरिटी फिर बदल गई और ये फिर अट्रैक्ट हुआ और बड़ी स्पीड से फिर एंटर किया और फिर बड़े सर्कल में मूव हुआ. और इस तरीके से ईच टाइम जब भी ये गैप क्रॉस करता है तो अपने सर्कुलर पाथ की रेडियस को बढ़ा लेता है एंड मूव्स इन द सर्कुलर पाथ ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस लाइक दिस. स्पीड भी गेन कर रहा है और ये देखिए. और अल्टीमेटली क्या होता है बेटे, जैसे ये यहां पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो हमारी डिफ्लेक्टिंग प्लेट है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और इस चार्ज पार्टिकल सीधा इससे जा टकराएगा न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी. तो ये इसकी वर्किंग है. तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे वर्किंग क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए. वर्किंग अगर लिखेंगे पेपर में तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, place the charge particle which is to be accelerated at S. Suppose this high frequency oscillator makes this D2 negative with respect to D1. So this charge particle attracts towards the D2. When it enters in magnetic field in perpendicular direction, it moves in the semicircular path. The frequency of the oscillator is so adjusted that during the time the charge particle completes its semicircular path, its polarity get reversed. That is, the D which was negative become positive and positive become negative. And in this way, the charge particle each time when it come in the gap found itself in front of the electric field of opposite polarity. जब भी गैप में आता है तो अपने सामने अपोजिट पोलरिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड पाता है. So it attracts towards that and gain the velocity and kinetic energy each time while crossing the gap and moves in the circular path of increasing radii, and ultimately the charged particle comes out with the help of the deflecting plate and strike the target nuclei and nuclear reactions occurs. So this is the working of the
साइक्लोट्रॉन। समझ में आ गई होगी। और अब हम कर रहे हैं इसकी थ्योरी। ये थ्योरी ऑफ द साइक्लोट्रॉन। इसके लिए इसकी तमाम बातें जो है वो लिख लीजिएगा, पहले भी हमने पढ़ा है। लेट Q इज द चार्ज ऑन दिस पार्टिकल, क्योंकि थ्योरी में हमें कुछ मैथमेटिक्स करना होता है, इसलिए वही हम लोग कर रहे हैं। Q इज द चार्ज ऑन पार्टिकल विच इज टू बी एक्सेलरेटेड, जिसको हमें स्पीड बढ़ानी है, सीधी सी बात है। B क्या है? B is the magnetic field applied in perpendicular direction in these D's. ये हो गया है। B क्या है? Magnetic field in side D's और in perpendicular direction। ये हो गया। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं? M is the mass of the charged particle। M क्या है? mass of charged particle। V क्या है यहां पर? ये देखिए, जब चार्ज पार्टिकल r रेडियस के सर्कल में घूम रहा था उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है? v। v is the velocity of charged particle in circular path of radius r। जब r रेडियस के सेमी सर्कल में मूव कर रहा था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? ये थी। अब बताइए कि फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बताइए कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा, मैं इसको F1 से लिख देता हूं, एंड इट इज इक्वल टू BQV, क्योंकि यही फार्मूला था हमारा। और वो जब सेमी सर्कल में होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? ये देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ये और लिख दीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए कितनी हो जाएगी? इट इज इक्वल टू F2 एंड इट इज इक्वल टू mv² बाई r। ये हमारे पास, क्योंकि ये दोनों सेम है, बट F1 इज इक्वल टू F2, दोनों ही सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? ये देखिए, मैं यही बात यहां कहने जा रहा हूं, बट F1 इज इक्वल टू F2, और दोनों जब बराबर हैं तो आप क्या लिखेंगे? mv² अपॉन r एंड इट इज इक्वल टू, ये देखिए, mv² अपॉन r इट इज इक्वल टू BQV। जिन बच्चों ने पिछला आर्टिकल पढ़ा है उसमें सारी थ्योरी हुई है, उसको जस्ट रिपीट आपको यहाँ करना है। इसको आप कैंसिल कर दीजिए और यहाँ से वेलोसिटी BQR बार। ये देखिए, r इधर चला गया है, और दिस इक्वेशन गिव्स दी velocity of the charged particle in magnetic। आप एक बात यहां से देख रहे हैं कि as this velocity increases, as this radius increases, the velocity also, ये v is directly proportional to r। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल बड़े सर्कल में मूव करेगा, उसका रेडियस इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। ये चीज हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी? जब वो सबसे बड़े सर्कल में होगा। सबसे बड़ा सर्कल कितना हो सकता है? सबसे ज्यादा आर कितना हो सकता है? जितना कि इस डी का रेडियस है। यानी मैं यही कहने चाह रहा हूं कि आर जो है, आर हो सकता है मैक्सिमम। तो इस चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो कब होगी? आउटर सर्कल में, जब इसका रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ डी के बराबर है। यानी कि, और जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उसी समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी,
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, हाफ एम वी स्क्वायर है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल कितनी होती है, ये देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, ये कितनी हो जाएगी वो देख लीजिए बेटे, वो हो जाएगी हाफ एम वी मैक्सिमम हाफ स्क्वायर। अच्छा, वी मैक्सिमम कितनी होगी वो देखकर मुझे बता दीजिए, वी मैक्सिमम कितनी होती है बेटे, देखिए वी मैक्सिमम इज इक्वल टू बी क्यू और आर बाई एम। आर क्या है यहाँ पर, आर इज दी रेडियस ऑफ दी डी, क्योंकि जो सबसे बड़ा सर्कल इसके साथ साथ आएगा तो ये आर की वैल्यू कितनी होगी, आर, और उस समय ये आर इस आर के बराबर हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम, यानी कि तो पुट दिस वैल्यू ऑफ वी मैक्सिमम हियर, तो आप क्या लिख देंगे बेटे, ये देखिए हाफ एम बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और एम स्क्वायर, एक एम से एम ये कैंसिल हो गया है, और इस तरह से हमारे पास मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला है, और कितना आ गया है वो आपके सामने है, हाफ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई। तो दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन, कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी वो गेन करेगा। कोई बात नहीं है, ये वाला अगर वो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करवाते हैं तो हम लोग ये कर सकते हैं। एक और बात, अब हम यहाँ जो देखने वाले हैं वो देखते हैं कि टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मैंने बताया था आपको, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल बाय द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड इट इज डिनोटेड बाय टी। अब ये देखिए, क्योंकि आधा सर्कल पूरा होने के बाद एक रेडियस का तो पूरा सर्कल होता नहीं, हाफ सर्कल पूरा होते ही उसकी रेडियस बदल जाता है। तो ये मुझे बताइए कि हाफ सर्कल में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की जिसका रेडियस आर है, क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं टाइम। तो टाइम टेकन टू डिस्क्राइब द सेमी सर्कुलर पाथ, आधा सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लेगा ये बताइए। इट इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है आधे सर्कल में, भाई पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर होती, तो आधे सर्कल में कितना हो गया पाई आर, और वेलोसिटी कितनी है ये भी यही तो पी, क्योंकि टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, और यहां से यहां तक आधा सर्कल पूरा करने में जो डिस्टेंस कवर की है वो है पाई आर, और वेलोसिटी कितनी है v, जो हमने इस इक्वेशन से निकाल रखी है। तो वो इक्वेशन से आप इस t की वैल्यू रख दीजिए, ये देखिए पाई आर डिवाइडेड बाई बी क्यू आर, और m जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, r से r कैंसिल हो गया है, और हमारे पास जो t की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है पाई m बाई b। दिस इज द टाइम taken by the charge particle to describe the semicircular path of radius r। अगर ये सर्कल पूरा होता इसी रेडियस का तो फिर कितना टाइम होता भाई, जितना t इधर लिया है t इधर हो जाता तो कितना हो जाता वो डबल t, तो फिर हमारे पास, और एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लेता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो अब हमारे पास आ गया टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा, 2t के बराबर, और इस तरह से t की वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन से लिख देंगे और हमारे पास आ जाएगा 2 पाई m बाई b। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, ये टाइम पीरियड का हमारे पास फार्मूला आ गया है, और अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो भी हम निकाल सकते हैं। What will be the frequency of the charge particle? ये देखिए, थ्योरी में हम लोग लिखेंगे यहीं पर, ये देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इज आल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, क्योंकि हमने पहले बताया था आपको t सेकंड में कितने रोटेशन पूरे होते हैं, एक,
और 1 सेकंड में कितने रोटेशन पूरे होंगे 1/t, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड का फार्मूला हमें पहले से ही पता है, तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटे की, इट इज इक्वल टू बी क्यू, ये देखिए मैं इसको 1t की वैल्यू रख रहा हूं वहां पर, और ये हो जाएगा 2 पाई। तो दिस इक्वेशन गिव द फ्रीक्वेंसी, और ये इक्वेशन मैंने अभी आपको बता दिया कि जो टाइम पीरियड का हमारा फार्मूला था वो क्या आया था 2 पाई m बाई बी। ये देखिए ये हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है, आपको देखिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप इन दोनों केसेस में देख रहे हैं कि टाइम पीरियड में कहीं भी रेडियस नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे छोटा रेडियस हो और चाहे बड़ा रेडियस हो, चाहे छोटा सर्कल हो चाहे बड़ा सर्कल हो, टाइम पीरियड उतना ही लगना है। और ये तभी संभव है जब चार्ज पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करे, जब वो किसी बड़े सर्कल के मूव कर रहा है। यानी हम यहां क्या कहेंगे, यही तो इसकी मेन थ्योरी है कि जो टाइम पीरियड है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। दिस shows that the charged particle has to increase its velocity while moving in the circular path of increasing radius. रेडियस बढ़ेगा तो उसे अपनी स्पीड बढ़ाना होगा, तभी उतने ही टाइम में वो अपना सर्कल पूरा कर देगा। दिस इज द थ्योरी ऑफ द साइक्लोट्रॉन, जिसमें आप ये सब चीजें देख रहे हैं। अब सवाल इसमें कई बार एक बात पूछी जाती है कि इस साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द साइक्लोट्रॉन, मतलब कमियां क्या है। जैसे हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है, जो चीज वो नहीं कर पाता है तो वो उसकी लिमिटेशन आ जाती है। कई बार कहते हैं कि जब मैं मेडिकल करता हूँ या मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरी समझ में नहीं आता है या मैं ये नहीं कर सकता, तो वो उसकी कमी की में काउंट हो जाती है, वो उसकी लिमिटेशंस हैं। और ये देखिए व्हाट आर दी लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। देयर आर ए नंबर ऑफ लिमिटेशंस आते हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यहां देखिए, जो मेन कमी है, मेन लिमिटेशन है वो ये है कि जो टाइम पीरियड है ये किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, क्यू पर। और मास को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं और इसकी वजह से टाइम पीरियड आल्सो टेकन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट मान लिया गया कि भाई जब चार्ज पार्टिकल है ना एक इक्वल टाइम में अपना एक सर्कल पूरा करते हैं। यही बड़ी मतलब यहां गलती हो गई है और यही इसकी लिमिटेशन का कारण बन रही है। द टाइम पीरियड ऑफ द साइक्लोट्रॉन इज टेकन कांस्टेंट बिकॉज ऑल फैक्टर्स आर हियर कांस्टेंट, बट इट इज नॉट सो। ये जो मास देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, in using theory of relativity, the mass of the charged particle is not constant. आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि जब चार्ज पार्टिकल की गति बढ़ती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो उसका मास भी इंक्रीज होता है। एंड वो मास किस तरह से इंक्रीज होता है, किस फार्मूले से इंक्रीज होता है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो इस फार्मूले के मुताबिक 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। m नोट क्या है यहां पर, m नोट इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एट रेस्ट। रेस्ट में है तो ये मास है। v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल जब वो मूव कर रहा है साइक्लोट्रॉन में, और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। m क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स विद वेलोसिटी v। अब यानी कि अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये नीचे वाला जो कॉन्सेप्ट है ये डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करेगा तो मास इंक्रीज होगा। तो फिर ये हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला क्या बन जाएगा, ये देखिए। नाउ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई m। m के स्थान पर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट रख रहा हूं यहां पर m नॉट, और नीचे जो है वो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो लिख सकते हैं bq इंटू 1 माइनस
v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस ये है एक्चुअल में टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फार्मूला, वो नहीं जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा। इसका मतलब जो टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टाइम है। क्या हो रहा है यहां पर, एज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस, आपने क्या देखा, द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हिच वाज टेकन कांस्टेंट, एक्चुअली इट इज नॉट कांस्टेंट। एज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस, दिस फैक्टर डिक्रीजेस, ड्यू टू इट द टाइम पीरियड आल्सो, ये देखिए ये डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, और टाइम पीरियड इंक्रीज करने का मतलब चार्ज पार्टिकल टेक्स लॉन्गर टाइम टू डिस्क्राइब द सेमी सर्कुलर पाथ, चार्ज पार्टिकल ज्यादा टाइम लेने लग जाएगा। ये सोच लीजिए आप इस तरीके से, मैं जो यहां आपको बताना चाहूंगा एक अलग से डायग्राम करके, कि ये है देखिए सपोज कीजिए जब चार्ज पार्टिकल यहां से चला, एक सर्कल पूरा किया, और जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो उसने ज्यादा समय लेना शुरू कर दिया। मान लो कि वो पहले 2 सेकंड ले रहा था, तो अब वो 2.5 सेकंड लेगा, तो चार्ज पार्टिकल यहीं पहुंचा था कि पोलरिटी बदल जाएगी। भाई पोलरिटी कब बदलनी चाहिए, जब वो गैप में आए, ताकि वो उसको खींच सके। लेकिन अब क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी के इंक्रीज होने से टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया, तो पोलरिटी ऑफ दी oscillator get reversed before the charge particle come in the gap, गैप में आने से पहले इसकी पोलरिटी बदल गई। और इस टाइम ऐसा ही हो रहा है, जब चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा था तो फिर पोलरिटी बदल गई। इससे क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल बिकम आउट ऑफ फेज एंड दिस वेस्ट द एनर्जी। क्यों, मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूं। जैसे सपोज कीजिए हमने यहां आपको पढ़ाना शुरू किया और आपने यहां आने में लेट कर दिया, मैं पढ़ाना शुरू कर चुका था और आप बाद में आए, अगली बार फिर और लेट हो गया। नतीजा क्या हुआ कि आपकी और मेरी एनर्जी वेस्ट ही हो रही है, क्योंकि आप राइट टाइम नहीं पहुंचे। बीच में पहुंचने से आपको वो आर्टिकल समझ में ही नहीं आएगा। जिन बच्चों ने बीच बीच में वीडियो को देख रहे हैं उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये देखिए, और इससे क्या होगा, जस्ट एक एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है। वही बात हम लोग यहां कह रहे हैं कि एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस, समझना जरा इस चीज को, दिस फैक्टर डिक्रीजेस ड्यू टू विच द टाइम पीरियड इंक्रीजेस एंड द चार्ज पार्टिकल टेक द लॉन्गर टाइम एंड द पोलरिटी ऑफ द electric field get reversed before the charge particle come in the gap. It becomes out of phase with the magnetic field and electric field. So this wastes the energy. This limitation can be overcome. अब इसको ठीक किया जा सकता है। इसको दो तरीके से हम लोग दूर कर सकते हैं। कैसे? पहली बात मैं आपको कर रहा हूं कि भाई जब तुम लेट आने शुरू कर दिया तो मैं भी जब तुम आ जाओ तभी पढ़ाऊं, यानी मैं अपने आप को मॉड्यूलेट कर लूं, अपने आप को ठीक कर लूं कि जब बच्चे सारे आ जाएंगे तो ही मैं पढ़ाऊं, शुरू करूं, तो फिर ठीक हो जाएगा। यानी कि मैं जो बात यहां कहना रहा कि भाई ये फैक्टर जितना कम हुआ है, ये देखिए 1 में से 20 के बढ़ने से ये फैक्टर डिक्रीज कर गया। जितना ये फैक्टर डिक्रीज किया उतनी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दी, ताकि पोलरिटी उसी समय चेंज हो जब चार्ज पार्टिकल गैप में पहुंच जाए। यानी कि इस लिमिटेशन को दूर करने का पहला तरीका आपने क्या किया, बाय डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर so that in accordance with this decreasing factor, in accordance of decrease in factor 1 minus v square by c, so that the polarity get reversed when the charge particle come in this gap. Such type of the oscillator is called frequency modulated cyclotron. Frequency
मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन बनेगा। अगर ऐसा हमने साइक्लोट्रॉन बना दिया कि फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट होना पड़ा है चार्ज पार्टिकल के हिसाब से, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन। यानी कि टीचर को बदलना पड़ा है स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो क्या कहलाएगा? टीचर्स मॉड्यूलेटेड लेक्चर बन जाएगा। चलिए वही बात है। एक और तरीका भी है वैसे कि हम आप पर दबाव बना दें कि नहीं राइट टाइम यहां पहुंचोगे। नतीजा क्या होगा कि ये देखिए, जितना ये फैक्टर, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जिससे हम इस लिमिटेशन को दूर कर सकते हैं। भाई वेलोसिटी बढ़ने से ये फैक्टर डिक्रीज करेगा, जितना ये फैक्टर डिक्रीज करेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देगा, तो नीचे उतना ही रह जाएगा, डिनोमिनेटर उतना ही रह जाएगा, टाइम पीरियड भी उतना ही रह जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी कि दूसरा कॉन्सेप्ट यही है, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड in accordance the decrease in factor वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी। जितना ये फैक्टर डिक्रीज होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, सो दैट डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम एंड टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि यहां हमने मैग्नेटिक फील्ड को मॉड्यूलेट किया है, इसीलिए इस साइक्लोट्रॉन को हम क्या कहेंगे? फील्ड मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन। इसको हम क्या कहेंगे? फील्ड मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, ये लिमिटेशन हो गई। अच्छा, यही नहीं है, और भी लिमिटेशंस हैं इसके अंदर। तीसरी बात देखिए, मैं एक और आपको यहां बताना चाहूंगा कि साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड द लाइट चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, यानी कि इट इज नॉट यूज, इट कैन नॉट एक्सेलरेट द लाइट चार्ज पार्टिकल, लाइट चार्ज्ड particles such as electron, cyclotron, because of light mass they comes out before gaining the sufficient kinetic energy। ये देखिए कि काइनेटिक एनर्जी गेन करने से पहले ही ये चार्ज पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। जैसे जितनी बार आप लोग वीडियोस को देखेंगे उतना ही ज्यादा पढ़ाई करेंगे, लेकिन अब उससे पहले ही आप इससे बाहर हो जाएं तो फिर आप जो है ज्यादा स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लाइट मास होने की वजह से एक्सेलरेट साइक्लोट्रॉन के द्वारा नहीं करवा सकते। इससे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स हैं और हैवी चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन्हीं को एक्सेलरेट करवा सकते हैं। अगली बात ये भी हो सकती है कि न्यूट्रल पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रॉन हैं, उनको भी चार्ज साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट नहीं कर सकता। तो ये भी इसकी लिमिटेशन आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो अभी आपने प्यारे बच्चों पूरा साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर ये आर्टिकल आपको समझ में आया है तो आप दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई चीज़ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई सजेशन है, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के हमें जरूर बताएं। और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत